अपने दक्षिण भारत एक्सप्लोर करने की जर्नी में आज मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत लंबे समय तक चोल राजवंशों का शासन था और इसी राजवंश में थे राजा राजा प्रथम, जिन्होंने सबसे बड़े ईश्वर यानी वृहद ईश्वर शिव जी के नाम से मंदिर बनाने की ठानी। हाय एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और मैं अभी जिस जगह की बात कर रही थी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ग्रैंडेस्ट टेम्पल में से एक है। तो मैं अभी बात कर रही हूँ बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, जहाँ पर मैं जस्ट अभी खड़ी हूँ। राजराजा चोल, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, ने इसे राजराजेश्वरम कहा, मतलब राज राजा के देवता का मंदिर। और हो भी क्यों ना, ये मंदिर है ही इतना विशाल। द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल साउथ इंडियन डायनेस्टी इंपीरियर चोलास के द्वारा बनवाए गए 3 मंदिरों के समूह को कहते थे, जिसमें से पहला बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजावर में है, और दूसरा राजा राजा प्रथम के बेटे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, जिसका नाम बृहदेश्वर टेम्पल ही रखा गया था, और ये था गंगई कोटा चोलापुरम में। और तीसरा जो मंदिर है वो दारेश्वरम में था, जो राजा राजा द्वितीय के द्वारा कमीशन किया गया था और तीनों टेम्पलों में से सबसे छोटा था। यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला में चोल की शानदार उपलब्धियों की गवाही देते हैं। लेकिन आज मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है। इस मंदिर की हाइट 216 फीट है और इसे बनाने में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास लगभग 60 किलोमीटर तक ना तो कोई पहाड़ है ना तो कोई चट्टान। तो फिर इतने सारे पत्थरों को कहाँ से लाया गया, ये अभी तक रहस्य ही है। अगर हम इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में कहीं भी आपको जुड़ाई नज़र नहीं आएगी। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में इंटरलॉक पद्धति या फिर जिसे पजल पद्धति कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। मतलब इनमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं उसे ना तो किसी सीमेंट से और ना किसी तरीके से जोड़ा गया है, पत्थरों को एक के एक ऊपर रखकर इंटरलॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के सीधे ज़मीन पर बना है। मंदिर का सबसे ऊपर का जो टॉप है, जो पत्थर है जिसे कुंभम कहते हैं, वो 80 टन का है, मतलब कि 80,000 किलो का है। और उस पत्थर को इतने ऊपर कैसे ले जाया गया? कुंभम जिस शिखर पर रखा गया है, जिसे विमाना कहते हैं, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे विमानों में गिना जाता है। तो कहा जाता है कि उस पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए एक 6 किलोमीटर का रैंप बनाया गया था और उस रैंप के थ्रू पत्थर को हाथियों, घोड़ों और मजदूरों की हेल्प से ले जाया गया था। यहाँ पर द्रविड़ आर्किटेक्चर का कंप्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में तो हो गया था, लेकिन मंदिर के अंदर आपको और भी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो 16वीं और 17वीं शताब्दी की है। इस मंदिर में फ्यूचर रूलर्स ने कई सारे डेवलपमेंट किए हैं, जैसे नायकास ने इस टेम्पल में नंदी का स्टैचू बनवाया है, मराठास ने इस मंदिर में बहुत सारे पेंटिंग्स बनवाई हैं जो आपको अभी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मंदिर इतना ज़्यादा विशाल है कि इसे बिग टेम्पल, सदर्न माउंटेन, दक्षिण का मेरू, ये सारे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन फिर भी दोपहर के समय सूर्य की रोशनी में इसकी परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल मिसाल है दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की वास्तुकला और तमिल सभ्यता के विकास का। पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन टेम्पल्स को लिविंग टेम्पल्स क्यों कहते हैं। इन टेम्पल्स को लिविंग टेम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो बिल्कुल अभी भी पहले की तरह ही है। उन रिचुअल्स को अभी भी कायम रखा हुआ है। उनकी पूजा करने की जो पद्धति है वो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। और पूरा दिन यहाँ पर बिताने के बाद, उस समय को महसूस करने के बाद, मैंने इंतज़ार किया शाम होने का। आप यकीन नहीं करेंगे, रात में इस जगह पर एक अलग ही सुकून महसूस होता है और चंद्रमा की रोशनी में यह जगह और भी आकर्षक हो जाती है। लेकिन मेरे यहाँ रुकने की वजह तो कुछ और ही थी।
अभी अभी जो आपने देखा वो रात में होने वाले रिचुअल्स थे। भगवान शिव को पूजा आराधना करने के बाद पालकी में माँ पार्वती के मंदिर में ले जाया जा रहा था, ताकि भगवान शिव और माँ पार्वती साथ में विश्राम कर सके। और ये रिचुअल्स डेली होते हैं। सुबह फिर से भगवान शिव को मंदिर में लाया जाएगा। इसके बाद पूरे मंदिर की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। अपने व्लॉग को भी मैं यही खत्म करती हूँ और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में।